अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। पार्लियामेंट में आज दो इश्यूज पर बात हुई। एक इंपॉर्टेंट इशू ये था कि कोरम के हवाले से कंसर्न थे खुर्शीद शाह साहब के, महमूद अचकजई साहब के। उन्होंने ये भी कहा कि वजीर आजम अगर पार्लियामेंट में नहीं आएंगे तो फिर बाकी वुज़रा पार्लियामेंट में कैसे आएंगे। दूसरा इशू जो आज ज़ेर बहस रहा पार्लियामेंट में वो था ISPR के प्रेस रिलीज के हवाले से। कल ISPR ने यह कंसर्न शो किया था कि ज़रबे अज़ब ऑपरेशन तो बड़े ठीक तरीके से हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे काम है जो कि सिविलियन हुकूमत ने करना है, गवर्नेंस को बेहतर करना है, जिसमें खासतौर पे दो चीजों को आइडेंटिफाई किया गया था। एक तो JIT की इन्वेस्टिगेशंस को तेज करना है और दूसरा फाटा रिफॉर्म्स के हवाले से जो है काम तेज करने की जरूरत है। साथ साथ यह भी कहा गया था कि कुछ और इश्यूज जो कि हुकूमत की सतह पर होने थे, उनमें मदरसा रिफॉर्म्स भी हैं, उनमें टेरर फंडिंग को रोकना भी है। ये वो काम है जो कि हुकूमती सतह पर होने हैं। तो इस हवाले से आज पार्लियामेंट में बहस हुई। शफकत महमूद साहब ने कहा कि यह हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से ISPR का यह बयान कल जारी किया गया है। सुनाते हैं कि आज शफकत महमूद साहब ने असेंबली के बाहर क्या कहा था। ये जो स्टेटमेंट आई है ये हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी नेशनल एक्शन प्लान के सिलसिले में उस चीज़ की गवाही करती है। आपको पता है कि 1 साल हो गया नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था। उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो कि डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन थी, जिस तरह के ज़रबे अज़ब ऑपरेशन हुआ, कराची में ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद जो एक जगह एक स्पेस क्रिएट हुई उसमें हुकूमत ने बहुत सारे काम कर रहे थे। जी, शफकत महमूद साहब ने कहा कि जो मिलिट्री ने काम करने थे, आर्मी ने करने थे, वो हो गए, लेकिन सिविलियन हुकूमत ने जो काम करने थे वो नहीं हुए। अचकजई साहब का आज जो कमेंट था वो ज्यादा सख्त था। उन्होंने कहा कि ISPR का जो प्रेस रिलीज है वो आइन की रूह के खिलाफ है। साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर दो शरीफ के दरमियान कोई गड़बड़ होती है तो हम सिविलियन शरीफ के साथ खड़े होंगे। ये इसकी नौबत क्यों आई, इस पर भी बात होगी। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि अपनी गवर्नेंस को देखे और कोरम पूरा नहीं हुआ पार्लियामेंट में तो फिर संजीदगी से कैसे मामलात को हल किया जाएगा। मेरे साथ आज इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं मेंबर नेशनल असेंबली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी साहब, आपका भी शुक्रिया। और डिफेंस एनालिस्ट अमजद शोएब साहब, आपका भी शुक्रिया शोएब साहब शामिल होने के लिए। सर, इस इशू पर आने से पहले मैं एक अहम चीज दिखाना चाहता हूं। आज वजीर आजम साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है, वो बात जरा सुन लें और उसका कॉन्टेक्स्ट आजकल के हालात के मुताबिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वजीर आजम साहब ने आज होली के हवाले से जो गुफ्तगू की आपको सुनाते हैं। मुझे ऐसी जगह पे भी बुलाएं जहां दिवाली आप मनाते हैं और जिस तरह से एक दूसरे पे रंग फेंकते हैं, मुझ पे भी रंग फेंकें। अकलियतों के लिए ये जेस्चर वजीर आजम साहब का अप्रिशिएट करने वाली बात है, खासतौर पे जब हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोस मुल्क में जो कि एक सेक्युलर कंट्री है, वहां पे जो माइनॉरिटीज के साथ किया जा रहा है, जो इंतहा पसंदी वहां पे देखने में आ रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में मेरा जाती ओपिनियन ये है कि बड़ा ही अच्छा जेस्चर था वजीर आजम साहब का। यकीनन जी, हम पाकिस्तान की अकलियतें उतनी ही पाकिस्तानी हैं जितनी मैं और आप हैं, जितने वजीर आजम साहब और जरदारी साहब हैं, या कोई भी पाकिस्तानी है। मैं इस मुल्क का उतना ही वफादार हूँ जितने इस मुल्क के ईसाई और हिंदू और सिख हैं, और हम सब पाकिस्तानी हैं। हमारे यहाँ भी ये मनफी जो रवैये हैं, ये अगर मोदी की गवर्नमेंट में वहाँ आए हैं तो वहाँ पॉजिटिव रवैया बहुत उठा है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ बड़े खुल के अपनी आवाज़ भी उठाई है। और ये मनफी ऑपोजिशन ये सोसाइटियाँ जब बीमार होती हैं तो ये बीमारी हमारे यहाँ भी बढ़ी रही है। यहाँ भी अकलीतों के साथ बड़ी जातियाँ हुई हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब को ये जेस्चर बहुत अच्छा है, मैं उसको रियली अप्रिशिएट करता हूँ और इसको और बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत अच्छी बात है। आपको लगता है कि कोई 90s से कोई तब्दीली देखी है? क्योंकि जब इन्हीं के हवाले से कहा जाता था राइट विंग पार्टी है और अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं, शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, और फिर ये इस तरह का स्टेटमेंट, डू यू सी अ चेंज? मेरा ख्याल है ये एक अच्छा जेस्चर है, इसको यही रहने दीजिए। जो राइट विंग वाली बात है या वो एक्सट्रीमिज्म वाली बात है, तो मुस्लिम लीग के रैंक्स के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे। उसके ऊपर अगर हम प्रायर बात करना चाहें तो बहुत सारी इशूज है, मतलब बेशुमार बातें। तब्दीली नहीं नजर आई है 90 की दिहाई से, और ये 90 की दहाई की पॉलिटिक्स आज न वजीर आजम कर रहे हैं, न हम कर रहे हैं, न मेजोरिटी पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। 90 की दहाई की पॉलिटिक्स और है, 90 की दहाई का सियासी शऊर जो है वो और है, और उस वक्त के हालात और है। आज का पाकिस्तान जो है उसमें मुस्लिम लीग के अंदर बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट लोग भी मौजूद हैं, एक्सट्रीम रवैये भी मौजूद हैं। पंजाब के अंदर एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी मौजूद हैं जो पैटर्नाइज्ड है। लेकिन ये ऐसी लीडरशिप मैं समझता हूँ नहीं, वो जो कुछ होता है वो लीडरशिप की मर्जी तो उसे नहीं जोड़ना चाहिए, वो लीडरशिप की मर्जी के साथ ही है। इसलिए मैंने कहा कि आज जो अच्छा जेस्चर आया है उसको वहां रखना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने अच्छा जेस्चर दिया, हम अप्रिशिएट करें। जी, ये जो आज का जेस्चर है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है, बल्कि
इसको समझना चाहिए था। जो दिवाली है इस पे दिए जलाते हैं और रंग फेंकते हैं होली पे। होली के हवाले से वैसे तो उन्होंने कहा है। हाँ, तो आज दिए जलाने, आज मियां साहब को वहां पे दिए भी जला देने चाहिए थे, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। कोई भी ऐसा कदम जिससे ये एहसास हो आपकी अक़लियतों में कि आप उन अक़लियतों को आप अपने से अलग नहीं समझते, आप उनको अपना हिस्सा समझते हैं, या आप भी उनका हिस्सा है, हाँ, वो मैं समझता हूँ एक आसान कदम है, हमें सराहना चाहिए। बल्कि तवक्को करनी चाहिए कि और भी लोग, हमारे और भी लीडर इसकी तकलीद करेंगे। और ये एक मोहब्बत का पैगाम है। हमारे यहाँ अक़लियतों के साथ पहले कुछ ऐसा सलूक नहीं हुआ जिससे उनको अपनाइयत का एहसास हो। तलाल साहब, आप अपनाइयत का एहसास पैदा करने के लिए जो भी करेंगे हम साथ, क्योंकि इस पे लिखा भी जा रहा है कि एक तब्दीली आई है। अभी लिबरल पाकिस्तान के हवाले से बात की वजीर आजम साहब ने। आज का ये जेस्चर आपको लगता है कि जो सेकंड टर्म था और थर्ड टर्म था, इसमें वजीर आजम साहब में काफी तब्दीली आई है? देखिए, अच्छी तब्दीली हमेशा आनी चाहिए और सीखना चाहिए अपने माजी से हमेशा। और वो प्राइम मिनिस्टर और हमारी पार्टी ने और बहुत सारे लोगों ने अगर सीखा है तो अच्छी बात है। और आज के हवाले से एक बड़ी अहम और उन्होंने बड़ी बात की थी, जो शायद अभी एक शॉट तो आपने दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर किसी पे जुल्म होगा, वो किसी भी मजहब पे हो और वो कोई भी करे, मैं मजलूम के साथ खड़ा हूँगा। और यही वो जेस्चर और यही तरीका प्रिंसिपल है कि जिस पे हम इस सोसाइटी को और पाकिस्तान को चला सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि 11 अगस्त की जो कायद-ए-आज़म की तकरीर थी उसमें भी ये तमाम चीज़ें थी, पाकिस्तान के वजूद में उसमें, लेकिन बदकिस्मती से बाद में लंबी बात है। आज शिकायत जो है पार्लियामेंट में वो इस हवाले से थी कि वजीर आजम साहब पार्लियामेंट में नहीं आते, और अगर वो नहीं आएंगे तो दूसरे मिनिस्टर्स फिर क्यों आएंगे। ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, ये हर थोड़े महीने के बाद लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है और दूसरे लोग इस पर शोर मचाते हैं। तो ये भी तो फर्ज बनता है ना वजीर आजम साहब का कि पार्लियामेंट जाएं, इशूज को वहां पर डिस्कस करें। क्यों नहीं जाते पार्लियामेंट? देखिए, मेरा ख्याल है कि शिकायत उनकी जायज़ है। मैं नहीं ये कहूँगा कि भी वहाँ पे जो उन्होंने आज शिकायत की है कि वो नहीं था। बिल्कुल, कई दफ़ा हाज़िरी हमारे वज़रा की ज़रूर कम होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की जो हाज़िरी और प्राइम मिनिस्टर ने जो फ़ैसले किए हैं वो कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है जिसमें पार्लिमानी लीडरान और इस असम्बली को एतमाद में ना लिया हो। वो यमन का मामला हो, वो 21वीं तरमीम का मामला हो, वो CPEC ये जो राहदारी है इसका मामला हो, फिर इसी तरह पाकिस्तान के और बड़े बड़े जो मसाइल और जो वो तमाम बेशक APCs में डिस्कस होते रहे। पहले APCs होती हैं, पहले वहां पे डिस्कस होते हैं, फिर जब प्रेशर आता है तो उसके बाद पार्लिमानी लीडरों की तकरीबन हर बड़े इशू पे, इवन ये इस्तीफों वाला इशू था, धरने वाला इशू था, इसी तरह और बहुत सारे मामला तमाम पार्टियों में और जिसकी कितनी भी नुमाइंदगी है उनको इत्माद में लिया जाता है। और आज जो शिकवा है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का अचकजई साहब का, उसके बाद फिर क्या होगा? वजीर आजम साहब अटेंड करना शुरू कर देंगे सेशन, या दूसरे वुजरा आके अटेंड करना शुरू करेंगे? क्या करेंगे? बिल्कुल यकीनन ये देखिए स्पीकर साहब या एक और धरने का इंतजार करेंगे। देखिए ये स्पीकर साहब जो है ना, इसमें वो बिल्कुल आज भी उन्होंने बड़ी सख्त कुछ बातें की हैं, जो लोग गैर हाजिर थे, और बिल्कुल अटेंड करेंगे और ये करना चाहिए हमें। बिल्कुल हम जवाब दें इस पार्लियामेंट को, ये जितना पूछेंगे बिल्कुल हमारी पूरी हुकूमत इनके सामने, इस पार्लियामेंट के सामने जवाब देगी। कारा साहब, एक यूसुफ रजा गिलानी साहब का रिकॉर्ड था, गालिबन 85-90% उन्होंने सेशंस अटेंड किए थे। पता नहीं क्या उनको जरूरत पड़ी थी, क्योंकि अगर नहीं जरूरत है तो फिर क्यों अटेंड करने की जरूरत उनको पड़ी। नवाज शरीफ साहब ने अपने 2.5 साल में 16% जो है सेशंस अटेंड किए। ये जॉइंट सेशंस को हटा के मैं बात कर रहा हूं, 16%। तो इस्तिस्ना मिल जानी चाहिए, वजीर आजम का होना जरूरी नहीं? वहां पे वो कह रहे हैं कि जो अहम फैसले होते हैं उसमें तो वो होते हैं। देखिए, वजीर आजम साहब का हर रोज आके बैठना शायद पॉसिबल नहीं होता, ये बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि अगर वजीर आजम इस ऐवान में आना तसलसल के साथ, जिस तरह गिलानी साहब आया करते थे, राजा परवेज अशरफ साहब आया करते थे, अगर वज़ीर आज़म साहब उस तसलसल के साथ आके बैठेंगे और वो अपने कामों को डिज़ाइन इस तरह करेंगे, अपने उस डे के शेड्यूल को डिज़ाइन उनका स्टाफ इस तरह करेगा कि वो अपने बहुत सारे वो मीटिंग्स, बहुत सारे वो काम पार्लियामान हाउस में जो उनका ऑफिस है वहाँ बैठ के भी कर सकते हैं, जो वो सेक्रेटेरिएट में बैठ के करते हैं या अपने हाउस पे बैठ के करते हैं। तो उससे होता ये है कि आप अपने ऐवान को, इस ऐवान को जो अवाम का मुंतखब ऐवान है उसको मोतबर करते हैं, उसके सामने अपने आप को अकाउंटेबल करते हैं, आपके वज़रा की हाज़िरी बेहतर होती है। और ये बात भी याद रखिए, ये जो हमारे यहाँ रिवाज चल पड़ा, हमारे दौर में भी हुई, कुछ मौके ऐसे आते हैं जिसमें APCs बहुत जरूरी होती है। आप फंस जाएं तो फिर आप तो सारी काबीना बैठे, वज़ीर आज़म साहब भी बैठे, और जब हालात नॉर्मल हो, कंफर्टेबल हो जाएं, तो वहाँ ये सिर्फ कौमी असम्बली नहीं, आप देखें ना कल सेनेट में भी, वहाँ पे भी चेयरमैन सेनेट के आज बाकायदा उन्होंने बड़ी तंबीह की है वज़रा को, इससे पहले भी कई दफ़ा वो कर चुके हैं। लेकिन
ये मामला वजीर आजम साहब का है कि वो इस ऐवान को कितना मोतबर बनाते हैं। तो खुर्शीद शाह साहब की जो आज शिकायत है, जो उनका शिकवा है, वो बजा है या नहीं है? देखिए, मैं तो सिंपल कह रहा हूं, शाह साहब का शिकवा अपनी जगह। अगर वजीर आजम साहब इस पार्लिमान जिसकी वो पैदावार है इसको मोतबर करेंगे, वो स्ट्रेंथन होंगे, वो मजबूत होंगे, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। और उसका इजहारिया ये होगा कि वजीर आजम साहब खुद असम्बली में आएंगे, लोगों के सवालों के जवाब देंगे, तो वो और उनके वज़रा जो है वो अपने आप को अकाउंटेबल। इस पार्लियामेंट को क्यों नहीं लिया जाता कॉन्फिडेंस में कि इंप्लीमेंटेशन कितना किया है हमने 11 महीने में नेशनल एक्शन प्लान को? देखिए, अगर कोई अपोजिशन का काम है, हमेशा हुकूमत अगर डी ट्रैक हो रही हो तो उस पर इस तरह प्रेशराइज भी किया जाए, उससे पूछताछ भी की जाए कि वो दोबारा ट्रैक पे आए। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि पिछले दौर से अब के दौर के क्वेश्चंस जो हैं, हमेशा अपोजिशन ज्यादा क्वेश्चन करती है, वो आने कम हो गए क्योंकि लोगों की इंटरेस्ट नहीं है। लोग ये किससे करें सवाल? वुज़रा होंगे तो सवाल तो उन्हीं से होंगे ना। नहीं, अगर उनकी मिनिस्ट्री के जूनियर ऑफिसर वहां पे बैठे होंगे जिनको आज स्पीकर ने बाहर निकाल दिया, ये बात तो उनसे तो सवाल नहीं किए जा सकते। ये बात नहीं ना, सवाल पहले किया जाए, सबसे पहले सवाल किया जाए, फिर जवाब कब लें उसका? नहीं जवाब करेंगे अगले सेशन में। बिल्कुल जवाब आता है, जवाब लेने का यही इनका काम है, जवाब बिल्कुल हम देंगे भी, जवाब आता है। लेकिन ये मैं कह रहा हूं, इससे इंटरेस्ट का पता चलता है अपोजिशन का कि कितनी इंटरेस्ट है। मैं तो आपको फिगर्स पेश कर, अब उस सवाल कर रहा है कायरा साहब, वो मौजूद नहीं होगा, आप तीन यहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, मैं किससे सवाल करूंगा? देखिए, वो सवाल फिर यकीनन उसका अपोजिशन जो है ना, वो अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है और वो इतनी तकड़ी होती है कि वो सवाल का जवाब फिर पूरी हुकूमत को देना पड़ता है, और वो हम देंगे भी। मैं एक गुजारिश करूं, तलाल साहब मेरे भाई हैं, ये कैसी बहस में चले गए हैं। इनकी सारी गुफ्तगू को अगर गौर करें तो ये कह रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे, हम करेंगे उस वक्त जब अपोजिशन चाहेगी। तो ये इसका मतलब यह है कि आपको अपोजिशन ने आपको दुरुस्त सम्मत में रखना है, आप नहीं होना चाहते। भाई मैंने वो कह रहे हैं, अगर कोई और है तो मुझे बता दीजिए। ये कह रहे हैं खुर्शीद शाह साहब सवाल क्यों नहीं करते? मैं सवाल करेंगे तो आप एक और गुजारिश करता हूं। दूसरी बात यह है कि सवाल सिर्फ अपोजिशन नहीं करती, सवाल गवर्नमेंट के मेंबर भी करते हैं। हमारे दौर में हमारे अपने मेंबर्स बहुत सारे सवाल करते थे। मैंने पहले कहा ना, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस के ऊपर लोगों का एतबार तब खड़ा होगा, तब लोगों का यकीन खड़ा होगा अगर आप पार्लियामेंट की बात सुनेंगे, अगर आप पार्लियामेंट को जवाबदेह होंगे, और उसका एतबार, उसका मोतबर होना वजीर आजम साहब की और वज़रा की हाजिरी मोतबर करेगी। सही, ये बात दुरुस्त है कि अगर डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर लेवल के अफसर होंगे और कोई बंदा वहां जवाब देने वाला नहीं होगा, कोई एक पार्लियामानी सेक्रेटरी खड़ा होकर जवाब दे रहा होगा और उस बेचारे को पता नहीं होगा, क्योंकि जो वजीर होता है वो जब सप्लीमेंट्री सवाल आते, लेकिन एक सवाल का तरीका ये ब्रीफिंग के बाद जो तलाल साहब कह रहे हैं ना, सवाल तो ये होता है ना, सवाल लिख के सवाल किया जाता है और उसका लिखा हुआ जवाब आ जाता है। उसके जो सप्लीमेंट्री सवाल होते हैं उसके अंदर असल में आप चीजें एक्सप्लोर करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेना है। वो करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए मुतल्लिका वजीर का होना, क्योंकि वो डिटेल जानता है, उसके अलावा नहीं दिया जा सकता। एक ब्रेक के बाद अमजद साहब आपसे ही शुरू करेंगे और कल जो स्टेटमेंट्स आए ISPR के, उस हवाले से बात होगी। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अमजद शोएब साहब, कल जो ISPR का प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान ज़रबे अज़ब काफी आगे बढ़ा है, लेकिन अब इसमें सिविलियन हुकूमत ने किरदार अदा करना है। उन्होंने गवर्नेंस के हवाले से बात की है। कोई ज्यादती वाली बात है क्या? आइन के कोई खिलाफ बात हुई है कल? नहीं, आइन के खिलाफ तो मैं नहीं समझता, क्योंकि उन्होंने कोई किसी चीज के ऊपर ये नहीं कहा कि हम उसको करवाएंगे आपसे जबरदस्ती। एक निशानदेही की है एक मसले की। आप पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, मैं उसी से अगर इसको रिलेट करूं क्योंकि वही ज्यादा बातें हुई हैं। कायरा साहब भी दुरुस्त कह रहे हैं और तलाल चौधरी भी दुरुस्त कह रहे हैं। हुकूमत इस बात को पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करती, लेके नहीं आती गवर्नेंस के इश्यूज को, और दूसरी तरफ अपोजिशन भी उसका नहीं पूछती। अगर हुकूमत को याद नहीं आता तो अपोजिशन ही पूछे कि जी ये काम कैसे, क्या हो रहा है इसका आगे, और ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं आपके, तो कम से कम पार्लियामेंट में ये चीज़ें डिस्कस हो और उसका कुछ फैसला हो और हुकूमत को कन्फ्रंट किया जाए अगर हुकूमत की उस तरफ तवज्जो नहीं है। लेकिन बदकिस्मती है कि ये वहाँ पे ये किस्सा डिस्कस ही नहीं होता। वहाँ पे आपकी ये जो नेशनल एक्शन प्लान है इसके ऊपर बहुत कम अमल हुआ है, जिसके ऊपर आप बात नहीं करते वहाँ पे। अब मसला ये है कि अर्थक्वेक के बाद एक सेशन था जुमेरात को, उस पे बहस नहीं हुई कि क्या होना चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट। देखिए, एक गुजारिश ये है, ये बिल्कुल हम इस तरह सवाल कर रहे हैं कि जिस तरह पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए अपने एतबार खो बैठे, इस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर, पावर सेक्टर के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के ऊपर बेशुमार मौके पे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी
पीटीआई वालों ने भी, इवन हुकूमत के अपने मेंबरान ने बड़े अहम सवाल उठाए हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ किसानों का इशू, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ नेशनल एक्शन। जब जवाब नहीं आते तो लोग इंटरेस्ट छोड़ देते। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल एक्शन प्लान से रिलेटेड कि उसमें गवर्नेंस के इश्यूज क्या हैं। उसमें अगर आप फाटा से शुरू हो जाए तो आईडीपीज की सेटलमेंट से लेके फाटा के अपने उसके निज़ाम, क्योंकि वहां पे अभी आप इस्लाहत करना चाहते हैं और आर्मी आपको प्रेजेंटेशंस कई दफ़ा दे चुकी है कि इसमें क्या इस्लाहत की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ मौजूद ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ पेशरफ्त नहीं है। इसी तरह 21वीं अमेंडमेंट आपने की, 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स बनाए, लेकिन थोड़ा नेशनल एक्शन प्लान पे ये मैं उसी नेशनल एक्शन प्लान की वजह से कह रहा हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स आपने बनाए लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। अब जिन लोगों ने आगे जाने दी, टेररिस्ट पकड़े, अगर उनके ट्रायल नहीं होंगे, उनको सजाएं नहीं होंगी, तो आप उनको देखेंगे वो डिमोरलाइज हो जाएंगे। कराची का ऑपरेशन स्टॉल हुआ पड़ा है। कराची के लोग बिल्कुल अब इस चीज के ऊपर परेशान हैं कि शायद ये सिचुएशन बिल्कुल वापस आने वाली है वहीं जहां से शुरू हुई थी। वजह उसकी ये है कि वहां पे जीआईटीज आपने खोल दी हुई हैं, वो कामयाब, वो उनके प्रोसिक्यूशन कमजोर है वहां पर। नहीं, जीआईटीज के फैसले नहीं। जीआईटी का मतलब ये है, लेकिन जब अदालत में केस आता है तो वहां पे अगर प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, अपनी मर्जी के लोग लगा दो और वो फिर उसको तूल देते रहे और ना वो केस कहीं न जाए। आज डॉक्टर आसम वाला केस वापस फिर वहीं आ गया, जीआईटी में के हवाले हो गया, जो वहां पे कोई एसएसपी है जो कि लीड कर रहा है। आप देख लें कि क्या उससे तवक्को आप करेंगे। तो इश्यूज जो इस तरह के हैं जिनके ऊपर फौज को क्वेश्चन किया जाता रहा है। जनरल राहील शरीफ ने ये स्टेटमेंट दी थी कि हम डिटरमिन्ड हैं कि ये जो कराची का ऑपरेशन और बाकी जो ऑपरेशन हो रहे हैं इनको हम लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये स्टेटमेंट्स इसलिए दी कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हमेशा इस चीज की यकीन दहानी कराते थे कि लॉजिकल कंक्लूजन के लेके जाएंगे। लेकिन अब वो लॉजिकल कंक्लूजन लोग पूछ रहे हैं कि वो किधर है। क्या प्रोविंशियलिज्म में दब गया है कि आपने बहुत सारे जो करप्शन के इशूज और चीजें पकड़नी शुरू की, तो उस पर क्वेश्चन उठे कि जी आप पंजाब में क्यों नहीं ऑपरेट कर रहे। अब पंजाब में अगर आप नहीं करना चाहते तो इसका मतलब कराची भी बंद कर दो। कहां हम लैग कर रहे हैं उस पर मैं जरा बात करने से पहले अचकजई साहब ने जो आज कहा है पार्लियामेंट में, जरा वो सुनाएं, उसके बाद फिर इस पे बात करते हैं। जी, आज के ISPR पे जो कुछ छापा गया है, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने इस हाउस में खड़े होकर बात की थी कि अगर ये 2 शरीफ 1 पेज पे हो हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। मैं अब भी कहता हूं 2 शरीफ तब 1 पेज पे होंगे जब आइन बालादस्त होगा। अगर खुदा न खास्ता इन 2 शरीफों में कुछ गड़बड़ हुई, आई एम विद सिविलियन शरीफ। जी तलाल साहब, ये कहने की जरूरत थी क्या ISPR के स्टेटमेंट में कोई ऐसी बात थी जो कि आइन के खिलाफ है, आइन की स्पिरिट के खिलाफ है, जिसपे ये कहने की जरूरत पड़ेगी कि 2 शरीफ के बीच में गड़बड़ हुई तो हम सिविलियन शरीफ के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, अचकजई साहब का अपना एक स्टांस है और वो बड़े जमहूरियत पे बड़ा यकीन रखते हैं और बहुत सारी दफ़ा बड़ी तकारीर जो करते रहते हैं। लेकिन मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आप ना तो ये समझें कि कोई और उन्होंने बात की है जो कि हुकूमत नहीं करना चाह रही। ये वही बातें हैं तमाम जो नेशनल एक्शन प्लान में की गई हैं। नेशनल एक्शन प्लान में इस तरह के स्टेटमेंट से तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना कि क्या सिविल मिलिट्री ताल्लुकात फिर बहुत ज्यादा खराब होने जा रहे हैं। मुझे नेशनल एक्शन प्लान पे तमाम कौमी क़यादत, सिक्योरिटी के जितने इदारे थे उनके सरबराह, प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के फैसला किया और खुद ये माना, तस्लीम किया कि हमारे अंदर गवर्नेंस के हवाले से ये नकाइस हैं, इसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये गुड और बैड तालिबान नहीं होने चाहिए, नो गो एरियाज नहीं होने चाहिए, फलाफला 20 नुकात पे। और वो एक तस्लीम किया कि ये आज के हालात के मुताबिक ये कमी कुताही है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने आज से 2 महीने पहले आप ही ने हेडलाइन चलाई जब उन्होंने कहा कि ज्यादातर, बल्कि आपका मैंने प्रोग्राम भी किया कि ज्यादातर नुकात पे उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ जिस तरह के होना चाहिए था। अब अमल दरामद के लिए 18th अमेंडमेंट के बाद सूबों का ऑन बोर्ड होना बड़ा जरूरी है। वो पुलिस रिफॉर्म्स हों, वो एजुकेशन रिफॉर्म्स हों, वो हेल्थ रिफॉर्म, वो आप किसी भी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स हों। इसमें 2-3 जो अहम इश्यूज हैं, 1 मिनट, एक तो ये है कि जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ एक्शन, ये मेरे ख्याल से एक तो वफाक ने पहले बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, आगे किस तरीके से बढ़ना है। टेरर फंडिंग के हवाले से कोई काम हो तो ये भी फेडरल हुकूमत का काम है। तो ये बुनियादी वो इश्यूज हैं जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने एड्रेस करने। नहीं, मैं उस पर देखे ना, वो गवर्नेंस के हवाले से जब बात होती है, जब गैप फिल करने की बात होती है, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को फाल करने की बात होती है, तो फिर उसमें हमारे तमाम अदारे, पुलिस हो, वो रेवेन्यू हो, वो दूसरा हो, फिर इसी तरह जस्टिस जुडिशल सिस्टम जो है इसको रिफॉर्म, ये तमाम चीजें फिर आती हैं। इन तमाम चीजों को स्ट्रेंथन करने के लिए सूबों के बगैर अब आप ये काम नहीं कर सकते, तो सूबों का साथ चलना भी जरूरी है। बाकी एक बात, ये जिस तरह इस बात को बहुत ज्यादा साथ चलना जरूरी है, तो 2 सूबों में आपकी हुकूमत है, फिर उनको साथ लेके चलें।
एक सूबे में हमारी हुकूमत है, मुझे वहां पे है ना, एक सूबे अलायंस है ना, एक मिनट, एक सूबे में, एक सूबे में हमारे, और उसके बाद दूसरे, देखिए बात यह है कि इस बात को जिस तरह हम बहुत ज्यादा अगर इसको पूरा पढ़ें, जो मैंने पढ़ने की कोई जो मुझे समझ आई है कि टेरर फाइनेंस और दूसरे के हवाले से बात की, बिल्कुल बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है और उसको करेंगे हम बेहतरी। लेकिन इसको आप कहें कि शायद कोई हुकूमत या कोई दूसरे अलग-अलग पेज पे हैं और इस पे, लेकिन एक बात पे जरूर बात हो सकती है कि ये जो प्रेस रिलीज थी आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी, ये हो सकती है आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए। देखिए क्योंकि 2 दिन पहले ये मीटिंग हुई थी जिसमें डेलीगेशन था, वजीर आज़म साहब खुद चेयर कर रहे थे उसको, आपके तमाम वज़रा वहां पे थे। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर हाउस ने इस तरह की प्रेस रिलीज जारी नहीं की थी, तो आनी चाहिए थी या नहीं आनी? देखिए मुझे तो कोई नहीं लगता कि ये कोई उन्होंने और लाइन ली है या उनका कोई और ख्याल है जो कि हुकूमत, ये तो बिल्कुल वही हुकूमत की लाइन है, वही तमाम बहस आपने ही छेड़ी है, आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो वही लाइन है सेम। बाकी सवाल तो इसलिए पूछे जा रहे हैं ना कि आनी चाहिए थी या नहीं। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वही लाइन है सेम जो कि हुकूमत ने या हुकूमत। एक जुमला इसके बाद मेरा कहना यह है कि ये किस्सा ज्यादा उछाला गया है, खासतौर पे महमूद अचकजई साहब ने जो रिएक्शन किया है ये टोटली अनवारंटेड था। वजह उसकी ये है कि जनरल राहील शरीफ और प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोऑर्डिनेशन में कमी नहीं थी, और अगर वो देखें तो हर विजिट के ऊपर पहले तो हर दूसरे चौथे दिन वो जाके उनको ब्रीफ करते हैं सिक्योरिटी सिचुएशन पे, हर विजिट के बाद आके भी ब्रीफ करते हैं कि, और मीटिंग्स बेपना होती हैं। आप तो अगर उन मीटिंग्स को देखें तो किसी भी चीफ की इतनी मीटिंग्स प्राइम मिनिस्टर से नहीं हुई जितनी के राहील शरीफ की होती नहीं है, और उसकी वजह बुनियादी यही है कि वो हर स्टेप पे हर चीज पे प्राइम मिनिस्टर को इन पिक्चर करते रहे कि जी ये इस तरह है इस तरह, ताकि प्राइम मिनिस्टर किसी भी जगह पे आउट ऑफ स्टेप ना हो। और अब अमेरिका जाने के लिए भी बातचीत हुई, सारा कॉन्फ्रेंस हुई और तय ये किया गया कि वही क्लाइंट टो की जाएगी जो प्राइम मिनिस्टर वहां पे करके आए। तो फिर हम ये कहां कहते हैं कि जी वो एक पेज पे नहीं है। गवर्नेंस के इश्यूज रिलेटेड सारे प्राइम मिनिस्टर से नहीं है, ये बहुत सारे रिलेटेड है गवर्नमेंट की और ऑर्गेनाइजेशनों से भी, गवर्नमेंट से भी। कारी साहब, एक तो पहले अचकजई साहब का ये जो आज का बयान किया ये जरूरी था, और साथ साथ ये भी बता दें कि क्या वजह है कि ये कहने की जरूरत पड़ी है ISPR की थ्रू के उस तरीके से गवर्नेंस नहीं है, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा गवर्नेंस को अगर आपको इसके नताए चाहिए दूर तक। देखिए 2-3 पहलू है इसके। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस एक इशू है, ये बात दुरुस्त है, इसकी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। पाकिस्तान एक ग्रोइंग स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारे तजर्बे हुए हैं, डिक्टेटरशिप के भी हुए हैं, सेंट्रिस्ट गवर्नमेंट के भी हुए हैं, प्लूरलिस्ट गवर्नमेंट के भी हुए हैं, और आपने 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड बहुत सारा किया है हमने। गवर्नेंस एक सीरियस, तो सूबों का भी एक इशू है। पंजाब की परफॉर्मेंस पाकिस्तान बनने से पहले से लेकर बाकी सूबों से बेहतर थी, बाकी सूबों में भी एक खासा डिफरेंस है। पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जिलों के अंदर लोगों की कैपेसिटी के इशूज है। ये तो कहना कि जी गवर्नेंस इंप्रूवमेंट की बहुत कैपेसिटी जरूरत है, लेकिन किसके मुकाबले में? क्या हमें अपने रीजनल मुल्कों की देखनी है कि वहां पे जिस तरह गवर्नेंस होती है, या हमने बरतानिया और अमेरिका के गवर्नेंस के साथ कंपेयर करना है, या हमने सिविलियन गवर्नेंस को मिलिट्री के गवर्नेंस से कंपेयर करना है? दोनों बात, ये भी बात दुरुस्त है कि मिलिट्री एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट होती है, वहां पे डिसिप्लिन चलता है, सेंट्रिस्ट स्टाइल होता है। सिविल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, जुडिशरी में ऐसा नहीं होगा, नहीं पॉसिबल कि आप फौज की तरह वहां पे बिहेवियर करा लें। लेकिन जो बात ये कही गई है, ना कही जाती तो ज्यादा बेहतर थी। आप स्टेटमेंट की जरूरत नहीं थी, मैं कहता हूं ना कहते तो बेहतर था। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं? ISPR स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं साहब? अच्छा, मैं अभी उस पे हूं। ISPR ये बात प्रेस स्टेटमेंट में ना कहता तो बेहतर था। हुकूमतों को मशावरत प्रेस स्टेटमेंटों के जरिए नहीं होनी, हमारे दौर में भी प्रेस स्टेटमेंटें आती रही, नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब गवर्नमेंटें रिस्पॉन्ड नहीं करती, अगर जो पिछली आपने कहा 2 महीने पहले भी ये बातें आई थी, और उस वक्त भी बेसिकली जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था तो उस वक्त भी आर्मी की लीडरशिप की तरफ से बाकी प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा गया था कि इस पे काम प्रॉपरली नहीं हो रहा। हम डिस्कशन कर रहे थे कि पार्लियामान में बहस नहीं होती, पार्लियामान में चीख के कहा गया कि अभी तक नेक्टा को फाल नहीं किया गया। क्यों? जो जिस इदारे ने कोऑर्डिनेशन करना है सूबों का मरकज के साथ, वो इदारा ही फाल नहीं है, फंक्शनल नहीं है, तो फिर कौन कोऑर्डिनेट करेगा? इसी तरह अगर कोई सूबाई हुकूमत आपसे कोऑपरेट नहीं कर रही, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रही, तो आप बताइए ना कौन सी है, पार्लियामान को बता दीजिए कौन सी गवर्नमेंट है जो कोऑपरेट नहीं कर रही। आज ये कहने की जरूरत क्यों पड़ी खुर्शीद शाह साहब को कि ये इशारा समझे मियां साहब, जो ये प्रेस रिलीज है ये इशारा समझे? मैं समझता हूं कि इसमें आर्मी लीडरशिप ने एक सारे वहां पे कोर कमांडर्स इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने आपके नेशनल एक्शन प्लान के 2 हिस्से हैं। एक ऑपरेटिव पार्ट वो है जो फौज ने करना था, फौज ने अपना काम बदरजा बहुत अच्छे तरीके से किया है, बड़ी कुर्बानियां देके किया है, सक्सेसफुली किया है। अभी उसकी अल्टीमेट सक्सेस जो है
वो सिर्फ ये नहीं है कि आप वो इलाके फतह कर लेंगे, उसके बाद वहां पे सिविल सेटअप ने जाके उस गैप को ब्रिज करना है, वहां पे अपने सिविल स्ट्रक्चर देना है। फौज सदा तो वहां नहीं बैठी रहेगी, उधर अफगानिस्तान के अंदर भी हालात खराब हो रहे हैं, इस ऑपरेशन की सक्सेस उसके साथ भी लिंक्ड है। सो गुजारिश ये है, वहां वो कह रहे हैं कि जनाब आप अपने सिविलियन स्ट्रक्चर के अंदर गवर्नेंस इश्यूज को इंप्रूव करें। ये बात एक मुशावरत के तौर पे है, इसका कतन तल्लक इससे नहीं है कि कोई फौज टेक ओवर करने के मूड में है, ये फौज टेक ओवर करने जा रही है या फौज सिविलियन सेटअप को अंडरमाइन कर रही है। प्राइम मिनिस्टर एक बात याद रखिए, ये बात अगर आर्मी हमें कहती है कि फाटा में ये रिफॉर्म्स करो, तो ये सिविल स्ट्रक्चर के लिए बात से नदामत बात है, ये हमारा फेलियर है। हमें चाहिए ना, ये हमारा काम है, ये फौज का काम नहीं है। सिविल स्ट्रक्चर जब नहीं करेगा तो कोई तो आपको मशवरा देगा। ठीक है, मैं एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद कल वजीर आजम साहब ने खुद अपनी हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से, कॉम्पिटेंस के हवाले से क्या कहा बेलोकी में, वो भी आपको सुनाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गवर्नेंस के हवाले से बात हो रही है। कल वजीर आजम साहब ने खिताब भी किया था जब बिलोकी में पावर प्लांट की इनॉग्रेशन थी, तो उस हवाले से वजीर आजम साहब ने क्या कहा था, जरा सुनाइए। मेरा ख्याल है कि ये पहली मर्तबा ये सब कुछ हो रहा है। इतनी बड़ी बचतें मैंने कभी ना देखी ना कभी सुनी। इस तरह की ट्रांसपेरेंसी और इस तरह की दयानतदारी के साथ, अमानतदारी के साथ इन मंसूबों का तय पा जाना, ये यकीनन पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखी मिसाल है। आज जबकि मंसूबों की बिड्स आईं और फिर ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान के अंदर कोई किक बैक नहीं मांग रहा, किसी ने कोई कमीशन का तकाजा नहीं किया, किसी ने कोई अपना इसके अंदर जो है वो पैसे नहीं मांगे, तो और एक बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से जो है वो इंटरनेशनल बिड्स मंगवाई गई। जी, शफाफ हैं तमाम मंसूबे। वो कह रहे हैं कोई किक बैक नहीं, कोई कमीशन नहीं, ये कल्चर खत्म हो चुका है और ये तारीखी कह रहे हैं कि काम किया है हुकूमत ने। इत्तेफाक करते हैं कारा साहब? मुझे नहीं पता वो कौन से प्रोजेक्ट का जिक्र फरमा रहे हैं, इसलिए कि जितने प्रोजेक्ट चाइना के साथ हुए हैं वो तो सिंगल पार्टी नेगोशिएशन के तहत हुए, उसमें तो कोई कंपेटिटिव बिडिंग में जाते ही नहीं, वो तो बिडिंग में जाते ही नहीं है जी। तो ये पता नहीं कौन से प्रोजेक्ट का वज़ीर आज़म साहब ने जिक्र फरमाया। यकीनन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो उनमें उनके पास कोई प्रोजेक्ट ऐसे होंगे, लेकिन अभी तक जो प्रोजेक्ट पंजाब में या सिंध में या जहां जहां लगने थे या लग रहे हैं, वो तो चाइनीज कॉर्पोरेशन के साथ लग रहे हैं और वो सिंगल बिडिंग पे है, वो तो नेगोशिएशन के ऊपर प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर बड़े सवाल हैं। अगर सिंगल पार्टी हो तब भी ये तो नहीं कह सकते ना कि कमिशन है या किक बैक है। आप ये तरीकेकार पे तो सवाल कर सकते हैं। नंदीपुर एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसपे कोई बिडिंग नहीं हुई थी, तो उसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। अब अगर उसको सवालों को हम ना समझे तो और बात है। वो तो आपके दौर में, आगाज तो आपके दौर में हुआ, मुशर्रफ के बाद, लेकिन उसके बाद जो कीमतें बहुत ज्यादा आसमान को छू गई वो हमारे दौर में नहीं हुआ, उसके ऊपर बहुत बड़े सवाल हैं। और तीसरी बात यह है कि कायद-ए-आज़म सोलर पार्क के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे हुए हैं, क्योंकि वो भी सिंगल नेगोशिएशन का प्रोजेक्ट है। कमीशन कल्चर खत्म हुआ है। मेरी गुजारिश सुनिए जी, इस गवर्नमेंट के अंदर आजकल एक नया काम, जितने प्रोजेक्ट भी हो रहे हैं, क्या इस मेट्रो का कोई टेंडर हुआ? आंसर इज नो, ये नेगोशिएटेड प्रोजेक्ट है। क्या लाहौर मेट्रो का कोई टेंडर हुआ? आंसर इज नो, ये नेगोशिएटेड प्रोजेक्ट है। ये तो सीडीए के पास इसका तो फंडिंग का प्लान भी नहीं था, इनके पास तो रिसोर्स भी नहीं था। तलाल साहब से इस चीज का जवाब और ये बिल्कुल देंगे, लेकिन ये बात याद रखिए, जो काम बुनियादी तौर पे किसी मेयर ने करना है, किसी लोकल गवर्नमेंट ने करना है, अगर वो वजीर आजम साहब करेंगे, और ये बात कौम के सामने जरूर रखिए। हाँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके वो होंगे, उसकी हकायक बताइए कौम को। हाँ, हो सकता है कि कोई और इस मुल्क में आके बिल्डिंग ना कर रहा हो, कोई इंटरेस्टेड ना हो, तो आप सिंगल पार्टी प्रोजेक्ट तलाल साहब उन नेगोशिएट के जरिए अगर होते हैं, टेंडर नहीं होता, तो कैसे कह सकते हैं कि कमीशन भी खत्म हो गया? कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले तो ये जो प्रोजेक्ट जिसकी बात है, ये भिक्खी, अभी ये बल्लो की, इसी तरह ये 3 प्रोजेक्ट है, जिसमें एक जो कॉस्ट है वो उसकी जो आपका अदारा हमारा ओगरा है, सॉरी नेपरा, वो उसका पूरा एक बनाता है कि इसकी इतनी कॉस्ट होनी चाहिए, और उस कॉस्ट से फिर ज्यादातर प्रोजेक्ट उसको अंदर रखने की कोशिश की जाती कि उसके अंदर रहे। पुराने दौर में उस कॉस्ट से बढ़ते भी रहे, और वो उसकी एग्जांपल्स भी कई अखबारों में भी आपने देखी, हमने भी उसके बाद इसमें जितनी कॉस्ट कही गई थी उसमें कोई 100 अरब से जायद की बचत हुई। यानी अगर कहा गया कि ये कप 10 रुपए का लेना है तो हमने ये 7 रुपए का लिया। ये 3 प्रोजेक्ट्स की बात करें प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, बात में नंदीपुर और सोलर पावर नहीं है, मैं उस पर आ रहा हूं, देखें ना बारी बारी। दूसरा अभी बात की कारा साहब ने इस मेट्रो की, पेपरा रूल्स के मुताबिक दोनों मेट्रोज जो बनी है, बल्कि 3 मुल्तान की भी,
उनका एक एक चीज उसकी पूरी की गई, उसमें कोई टेंडरिंग थी, उसमें कोई दूसरी चीजें जो पेपरा रूल में था उसकी तमाम की, और उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये ना सिर्फ इनके एतराज पर, बहुत सारे दूसरों के एतराज पर उन्होंने कहा नहीं इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी, करप्शन वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन उसके बाद आज ही कंपैरिजन में देखा था अमृतसर के मोटरवे का और पाकिस्तान में जो लाहौर मोटरवे था, मतलब जमीन आसमान का फर्क है ना कॉस्ट में। मैं आपको तो जब इतना जमीन आसमान का फर्क होगा तो फिर शक व शुबात तो होते हैं। शहजाद साहब शायद कागजात भी जल गए हैं लाहौर में। मैंने कहा शहजाद साहब कोई आपको हर कागज मिलेगा, आप जिस दिन कंपैरिजन की बात करेंगे तमाम मेट्रोज का भी कंपैरिजन करेंगे, दूसरी चीजों का कंपैरिजन मैं लेके आऊंगा। और उसके बाद अब आपने तीसरी क्या बात कही थी? मैं पूछा था कि खाली इन दो मंसूबों के हवाले से बात हो रही थी या मुकम्मल ये बात हो रही थी? नहीं, ये किकबैक्स और कमीशन खत्म हो गए। देखिए ना, ये अल्लाह की मेहरबानी से सारे लोग जानते हैं कि वो करप्शन के हवाले से जो बाज़ गश्त पहले इस्लामाबाद में हुआ करती थी, पाकिस्तान में हुआ करती थी, उसमें नुमाया कमी आई है हाईएस्ट लेवल से। मैं नहीं कहता कि लोएस्ट लेवल। और उसके बाद दूसरी, ये जो 100 अरब से ज्यादा पैसे बचाए गए हैं, पहले प्रोजेक्ट जितनी कॉस्ट नेपरा कहती थी उससे ऊपर लगते थे, अब की बात है कि आपकी हुकूमत में लगाए गए हैं। प्लानिंग कमीशन ये कहता है कि हमने पैसे बचाए, लेकिन दूसरे प्लानिंग कमीशन की जरूरत नहीं है। मैं गुजारिश कर दूं, नेपरा का काम बेसिकली किसी प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल एवोल्यूशन नहीं होता, प्लानिंग कमीशन ने करनी है ना, वो प्लानिंग कमीशन ने करनी होती है। नेपरा उसकी सिर्फ प्राइस डिटरमिन करता है, उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को देख के, उसके अंदर होने वाले फ्यूल के कंजम्पशन को देख के, वो कैसे कितने की आप पैदा करेंगे, कितने की बिजली करेंगे, अगर उसकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए ज्यादा है तो आपको टैरिफ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है, वो एडजस्टमेंट होती है। सो नेपरा का अगर आप ये कह रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। और खुद वजीर पानी और बिजली ने कहा था कि सड़कें बनाने में और पावर प्लांट लगाने में बड़ा फर्क होता है, ये मैंने नहीं कहा था, वजीर पानी और बिजली ने कहा था। छोटी सी गुजारिश मैं जो कर रहा हूँ, देखिए एक बात, हम सवाल कर रहे हैं माजी में जो कुछ हुआ उसको दफन करके, अब हमें तो सजाएं मिल गई ना, और मिल रही है या नहीं, बात का बात है। सवाल ये है कि आज इन प्रोजेक्ट्स की क्या बिडिंग हुई? आंसर इज नो। मैं ये पूछ रहा हूं, आप मुझे सिंपल बता दीजिए। इफ्तिखार चौधरी साहब उड़ा देते थे ऐसे केसेस। देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब तो सिर्फ ये याद रखिए, साहब सिर्फ पीपल्स पार्टी का होना है इस मुल्क में, और किसी का नहीं होना, और मुस्लिम लीग का बिल्कुल नहीं होना। सवाल यह है कि ये मेट्रो आपके बूहे के सामने, दरवाजे के सामने आ रही यार, इस मेट्रो की बिडिंग हुई? आंसर इज नो। मैं कह रहा हूं नहीं, आप बताइए हुई बिडिंग क्यों नहीं हुई? मैंने देख उसवी में सब कुछ है ना कि बिडिंग होनी चाहिए, टेंडर होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, उसके स्टैंडर्ड एक एक चीज आप पेपरा रूल्स के मुताबिक एक एक चीज की गई, एक एक चीज उसका मैं बता देता हूं, हर काम मैं बता देता हूं। एक मिनट, एनएलसी और एफडब्ल्यूओ, आपने दो ऐसे इदारे बनाए हुए हैं जिन इदारों को आप सिंगल बिडिंग पे प्रोजेक्ट दे देते हैं क्योंकि आपके नेशनल इदारे हैं, और उसके बाद फिर सारा काम जो है वो नीचे वाली कंपनियां करती हैं, वो इदारे मेन काम नहीं कॉन्ट्रैक्ट आगे वो छोड़िए, वो एक लंबी बहस है, उसको मत जाइए। मैं ये अर्ज करूं कि जी मैं रोज सुनता हूं कि जी अब ऑरेंज वो ट्रेन भी बनने लगी है, मेट्रो भी अब बढ़ती जा रही है, 170 बिलियन की है वो। अच्छा, एक तो जो कारा साहब ने पॉइंट आउट किया कि इसकी बिडिंग नहीं होती, दूसरा ये है कि पूरे पाकिस्तान में मैंने किसी शख्स से नहीं सुना कि उसने मेट्रो के लिए या ट्रेन के लिए कोई आपको मुतालबा किया हो कि जी हमें ये चाहिए। बच्चे की तालीम का तो सारे रोना रोते हैं कि स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, पैसे नहीं मिलते, या सेहत का कि जो दवाइयाँ नहीं है उधर अस्पतालों में, इनका कुछ नहीं। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये आप एक सड़क पे मेट्रो चला देते हैं, क्या वो पूरा शहर उससे मुस्तफीद हो रहा होता है? सिर्फ एक सड़क से मुस्तफीद हो रही है। और जब प्रोजेक्ट्स आप इतने बड़े बड़े करते हैं, करूंगा ये प्रोग्राम नहीं, आप तीनों से इसका जवाब लेता हूं है कि क्या ये पैसे का सही इस्तेमाल है भी या नहीं। ठीक है, बिल्कुल ये चीज सोचने की चाहिए, क्वालिटी ऑफ वर्क देखें। कार साहब इजाजत दें, एक सवाल जिस पे कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम। देखें, इस पे तो कोई शक नहीं है कि हुकूमत की नीयत नजर आती है, और हर पार्टी की नीयत है दहशतगर्दी को और इंतहा पसंदी को इस मुल्क से खत्म करना है, विल तो है। अब मसला क्या है कि आगे कैसे बढ़ना है ये समझ नहीं आ रहा, या कॉम्पिटेंस की कमी है? देखिए जी, समझ क्यों नहीं आ रहा, सब चीजें हैं, रुकावटें बहुत हैं जिनको हुकूमत को पॉलिटिकल विल चाहिए उनको दूर करने के लिए। सही। अगर सूबाइयत के मसला है और सूबों को आप लेके साथ नहीं चल सकते, कोई ये कहता है कि जी आप अपने सूबे में ये काम नहीं करवा रहे, कोई ये अगर कह रहा है कि जी आप हमारे मामलात में दखल देने, ये नैब हम अपना अलहदा बना लेंगे, तो ये सारी चीजें आपको खत्म करनी है, क्योंकि इससे आपके मुल्क से ये करप्शन नहीं जाएगा। आगे कैसे बढ़ना है, खासतौर पे मदरसा रिफॉर्म्स को लेके, बैंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ टेरर फंडिंग कैसे रोकनी है, इस पे आगे बढ़ने में मसला आ रहा है कि कैसे बढ़े आगे, ये इशू है। जी नहीं, देखिए ना, बहुत पुराने मसाइल हैं, और ये कोई अब एक रात में हल होने वाले नहीं होते। इसमें सारी चीज़ों का बिल्कुल, इसमें कोई कि हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है, और बेहतरी होनी चाहिए, जितनी तेज़ी से काम होना चाहिए था शायद नहीं हुआ हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूबे इन्वॉल्व हैं, अदारे इन्वॉल्व हैं, फिर एक सोच है
जो बड़ी पुरानी सोच हमारे मुल्क में पैदा की, अब उस सोच को भी हम बदल रहे हैं। वो ज्यादा मुश्किल इंतहा पसंदी को कंट्रोल करना दहशतगर्दी के कंट्रोल करने के मुकाबले में ज्यादा। अभी आप कह रहे हैं ना कि ये मेट्रो क्यों बनी फलाना, भाई आप हमने भी मेट्रो भी बनाई, फिर दहशतगर्दी की जंग भी लड़ने के लिए फिर वो भी हमने ही फैसला किया, फिर अगर कोई बिजली बनाना है तो वो भी हमने बनानी शुरू की है। गुजारिश ये है कि अगर वार ऑन टेरर ही सबसे पहले बड़ा काम है तो वार ऑन टेरर का सबसे बड़ी लड़ाई तो हमने लड़ी थी मालाकंड और सवात में, और हमने 3 महीने में उसको कंक्लूड करके लोगों को जगह बात भी कर लिया था। तो ये तो खाली बात नहीं होती। और हमारे दौर में तो फौज पे भी हमले हो रहे थे, मुल्क में बम फूट रहे थे सारे। हम ये नहीं कहते कि ये बड़ी अच्छी लड़ाई है, बड़ी कामयाब लड़ाई है। और ये भी याद रखिए उस वक्त मिसट्रस्ट का लेवल जो था वो ये था, लोग कह रहे थे ये अमेरिका की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। लेकिन नैरेटिव को काफी हद तक हमने शिकस्त दी है। लेकिन बात यह है गवर्नमेंट की नीयत वाज़ेह होनी चाहिए। अगर आज वजीर आज़म साहब कह रहे हैं कि हम उस पर अमल दरामद प्रॉपरली नहीं कर पाए तो वो अपने इदारों के फेलियर का ऐलान कर रहे हैं। और अगर कोई सूबाई हुकूमत आपसे कोऑपरेट नहीं कर रही तो प्लीज आप लोगों के सामने रखिए उसकी शक्ल, भले वो मेरी गवर्नमेंट है। नीयत का और कारकर्दगी का फैसला आवाम करते हैं, वोट डाल के वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम का फीडबैक सोशल मीडिया के जरिए दे सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।